हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अशोक आईएएस। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक का 2019 का प्रश्न हम आप देखने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी एक नज़र सीरीज चलती है, इसमें तो कुछ हम नया बताने वाले होते नहीं है। तो सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से पहले हम सिलेबस पे जाएंगे। आपको पता है कि हमारी सर्वप्रथम रणनीति का हिस्सा क्या है, सिलेबस है। तो हम सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइंस एंड टेक का सिलेबस 7 नंबर टॉपिक पे समान विज्ञान लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डिफाइन बिल्कुल नहीं है। अब समान विज्ञान में हम क्या पढ़ें, तो इसके लिए हमको पीवाईक्यू पर जाना होता है। लेकिन पीवाईक्यू से पहले हमें एक चीज़ और देखनी होती है कि यूपीएससी हमसे अपेक्षा रखता है, यह अपने सवालों के माध्यम से हमें इंडिकेट कर चुका है कि भैया आपने मेंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आप जीएस 3 में जाओगे, ये पेन आपको दिख रहा है, रेड से है इसलिए दिक्कत, थोड़ा देख लेना क्योंकि आगे फिर चेंज करना पड़ता है तो टाइम जाता है उस पर। तो यहाँ पर देखिए, जीएस 3 में जाओगे तो आपको प्रौद्योगिकी जो है साफ साफ नजर आएगा, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित यूपीएससी प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है और समान विज्ञान से मतलब बेसिक साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। ठीक है, पहले पूछता था, लेकिन आज भी बेसिक चीज़ें अगर नहीं पढ़ोगे तो एडवांस पढ़ने में दिक्कत भी आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब सिलेबस में यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि पिछले वीडियो में 2013 से लेकर 14-15 तक मैंने खूब बताया है। तो अब बार बार बताऊँगा तो उससे जो है, जो पीछे विद्यार्थी देख कर आ रहे हैं तो वो शुरू के 10-5 मिनट उनके बेकार चले जाते हैं, इसलिए जो है वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो मुझे लगता है जो बच्चे नए आए हैं उनको पीछे के वीडियो देखते हुए आना चाहिए, जिससे क्या एक निरंतरता बनी रहती है और आपको परिवर्तन की चीज़ों को पता चलता चला जाता है। ठीक है, तो आप जैसे 2025 का पेपर देखोगे तो 2025 का पेपर देखने के पहले 2013 से 24 तक देख चुके होंगे, तब आपको 25 का पेपर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब समझने यहाँ पर तो हम समझाते तो कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको यही बताते कि थीम कैसे रिपीट होती हैं, यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, हाँ, प्रकृति कैसी है यूपीएससी की, यूपीएससी के प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी है, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं पूछी गई हैं कि यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास अनुप्रयोग और रोजमर्रा, मतलब जो चीज़ आप यूज कर रहे हो, जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल में कौन सा आप सिम यूज कर रहे हो। पहले आपको पता था CDMA सिम आता था, फिर GSM आ गया। ठीक है, तो आप यूज कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए। फिर आप 3G फ़ोन यूज करते थे, फिर 4G आ गया, फिर 5G चलने लगा, अब 6G की बात चल रही है। तो आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम यूज जो कर रहे हैं ये क्या है, संचार प्रौद्योगिकी में क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, कैसे हमको नेटवर्क मिलता है। आजकल जो है वाईफाई यूज करते हो, वायरलेस फिडिलिटी यूज करते हो, यूपीएससी इससे पूछ लिया, फिर लाइफ आई से पूछ लिया, लाइट फिडिलिटी। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी आपसे ऐसे ही नहीं पूछ लेता। यहाँ पर सिलेबस में साफ साफ दिया, रोजमर्रा आप रोज की चीज़ें देख रहे हो तो आपको पता है। जैसे AI आ गया, अब AI आपको पता है कि आजकल आम हो गया है। आप देख रहे हो कि वीडियो भी लोग AI से बनाते चले जा रहे हैं, किसी के भी आवाज़ को लिख कर यूज करके कोई दूसरी वीडियो बना देते हैं, उसमें आवाज़ डाल देते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा सैयारा गाना को ऐसा बना दिया। मैं भी एक बार चकित हो गया, क्या इससे पहले लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था क्या? तो मैं भी कंफ्यूज था, मैंने कभी सुना नहीं, अचानक से आ गया तो मैंने कहा ऐसा पहली बार। फिर बाद आगे चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE। अब ये LTE आपके मोबाइल में जब आप देखते होगे, जैसे आपकी ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क आपके लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, यहीं पर लिखा होता है LTE छोटा सा। फिर जब से 5G 4G आ गया तो वोल्ट लिख के आता है, वो वॉइस LTE। अब ये क्या है? अब आप इतने दिन से मोबाइल चला रहे हो, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आजकल N का चिन्ह लग के आ जाता है, ऊपर N लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर पूछा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है। आप दोनों चीज़ देखते हो तो यूपीएससी ने वैसे पूछ लिया। 2016-17 के आसपास आप देखते हो 4G आया, अचानक से जो है फ्री सिम बटने लगी। ठीक है, जियो वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। तो ये सब चीज़ें यूपीएससी आपसे पूछना चाह रहा है कि ये चीज़ें क्या हैं, आपने सर्च किया, देखा, समझा। तो ये चीज़ें आपसे अपेक्षा यूपीएससी रखता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपसे अलग से पूछ रहा है। ठीक, तो ये कहीं प्री में देखिए कहीं डिफाइन नहीं, लेकिन मेंस में दिया हुआ रोजमर्रा की चीज़ें हैं। नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रति भारतीय को उपलब्धि है, तो ठीक है। फिर यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक। अब देखिए IPR संबंधित अभी प्रश्न दिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। आप देखिए यहाँ पर संचार प्रौद्योगिकी भले ना पूछा, आपके सिलेबस में है, मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं है, लेकिन संचार प्रौद्योगिकी से यूपीएससी प्रश्न पूछता रहा था। हमने ऐड करके उसको पढ़ाने लगे, मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं या हम जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं उनको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो संचार प्रौद्योगिकी कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन यूपीएससी कैसे हमको पता चलेगा कि संचार प्रौद्योगिकी से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि सिलेबस में तो कहीं दिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है पीवाईक्यू देख करके हम इसको जोड़ लेते हैं अपने सिलेबस में कि इनको इससे भी यूपीएससी प्रश्न बनाता है। तो संचार प्रौद्योगिकी की भी बेसिक चीज़ें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, विज्ञान में अभिनव विकास मतलब नए विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए DNA के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपसे बेसिक बायोटेक के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक,
इसका मतलब बायोलॉजी जो बेसिक बायोलॉजी है एनसीईआरटी से आपको पढ़ना अच्छे से, और बायोटेक जो नवीन टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो आपको पढ़ना है। बायोटेक में सर से मैं बोलूँगा तो आपको बायोटेक अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये करंट संबंधित ही यूपीएससी सवाल पूछता है, तो हम बायोटेक की बेसिक चीज़ें और प्लस करंट अफेयर वो आपको पढ़ना। बाकी आप चाहो तो अपने स्तर से पढ़ते रहो, क्योंकि हम करंट पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत बेसिक बता देंगे, ज़्यादा बेसिक तो बताएंगे नहीं, हालांकि यूपीएससी पूछता भी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें अपने स्तर से भी पढ़नी। बाकी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सर आपको विजन और विभिन्न मैगजीनों का सार बता ही रहे हैं, वहाँ पर सार के मतलब विस्तार से हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर बताएंगे तो उसी में हमको इसको भी चर्चा कर देंगे। अब इसमें सही नहीं पूछ रहा है तो इसमें देखना प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रकारात्मक डीएनए, इनकी इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए। डीएनए किससे रचे जा सकते हैं? किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में पृथक्कृत कराया जा सकता है। पादपों जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। अब मैं इनमें ट्रिक भी बताऊंगा आपको, अभी नहीं, डिटेल एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी क्यों पूछता है, कैसे पूछ रहा है, क्या इससे संबंधित यूपीएससी सवाल दोबारा बनाने की स्थिति में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ध्यान में रखना है इसी चीज़ें। यूपीएससी अभी मैं दिखाऊंगा कि यूपीएससी जैसे ये कथन दिया है तो यूपीएससी इसी कथन को, मतलब इसी कथन को अगली बार क्या बना के विस्तार से पूछ रहा है कि इसी कथन, मान लो डीएनए है तो डीएनए को उठा करके क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया, और डीएनए के बारे में भी स्पेशल पूछ लिए। तो आपको पीवाईक्यू देख करके ये तय नहीं करना है कि मतलब एक बार देख लिया तो छोड़ दिया, इसको देखो तो इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बहुत पढ़ो। अगर आपने सिर्फ 15 साल की पीवाईक्यू टेस्ट पेस्ट सीरीज तो एक किनारे कर दो, क्योंकि यूपीएससी टेस्ट सीरीज का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता, मतलब यूपीएससी का मुकाबला तो टेस्ट सीरीज कर ही नहीं सकती भाई। टेस्ट सीरीज में और यूपीएससी की क्वेश्चन सेटर में अंतर क्या है? जैसे कि मान लो मैं तो मेंटरशिप ज्वाइन किया तो मुझे पता है कि क्या होता है। जैसे आपसे टेस्ट सीरीज बनाने के लिए बोली गई, ठीक है, तो एक बंदे को रखा गया किसी संस्थान में, ठीक है, मान लो ए नाम का कोई संस्थान है, उसने क्या किया कि टेस्ट सीरीज बनाने के लिए 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाने के लिए एक व्यक्ति को हायर किया, ठीक है, मान लो कि ये व्यक्ति को हायर किया, ठीक। अब ये वायर क्या करेगा कि ये टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की बनाएगा, तो वो अमुक संस्थान इससे भी कुछ क्वेश्चन ले लेगा, कुछ दूसरे को संस्थान की टेस्ट सीरीज से ले लेगा, कुछ इधर से लेगा, कुछ उधर से लेगा, और बनाकर 100 क्वेश्चन उनको पूरा करना है, 100 क्वेश्चन पूरा कर देगा, ठीक है। लेकिन यूपीएससी जब पेपर सेट करता है वो क्या करता है कि वो पिछले ईयर्स के अपने 15 साल 20 साल के क्वेश्चन को उठाएगा, उसकी थीम देखेगा, फिर उन्हीं में से क्वेश्चन बनाएगा, वर्तमान में क्या करंट में चल रहा है, कि चीज़ें उससे बेसिक बना करके कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ चीज़ें हैं उनको क्या करेगा, जैसे जातियाँ लिखी तो इसको इधर उधर करेगा, कोशिश करेगा इधर से उधर रख दे, इधर से उधर रख दे। तो जब आप पीवाईक्यू बार बार देखोगे तो आपको ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी यूपीएससी क्या कला करता है। लेकिन जब आप 15-20 साल के पीवाईक्यू बार बार लगाओगे तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े भी करके चले आओगे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चनों को पढ़ना, मैं आपको यहाँ पर थीम बताता चला जाऊँगा, ठीक है। फिर देखिए आरएनए, यूपीएससी डीएनए से आरएनए से बहुत पूछता है क्वेश्चन, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। बायोटेक का बेसिक भी है, बायोलॉजी भी है, ठीक है। और जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें कई आपको यूट्यूबर बताते फिरते हैं कि उसमें सभी सही होते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज पहले लगाना है। जब बेसिक नॉलेज आपका नहीं लगेगा तब उसमें क्वेश्चन तुक्का मारने की कोशिश करना, वो भी तभी तुक्का मार पाओगे जब आपने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपरों को बार बार देखा होगा। अब जैसे यहाँ पर जीन साइलेंसिंग, ये क्या होता है, ये भी बायोटेक में आप पढ़ते होगे, ठीक है। फिर इसमें और भी चीज़ें जो है, विषाणु के बारे में यूपीएससी बार बार पूछता है, तो ये शब्दावली यहीं पर दी होती है, और यूपीएससी फिर इन्हीं को क्या कर देगा, इसी को उठा करके कथन में रख देगा, विषाणु, जीवाणु, फंगी रख देगा, ऊपर कुछ लिख देगा कि कौन सा प्रतिलिपि बनाता है, किसमें कोशिका होती है, किसमें कोशिका, कौन डीएनए किसमें होता है, आरएनए किसमें होता है, ठीक है। ऐसे इस तरह से यूपीएससी पूछता है, हर साल पूछता है, हर 2-3 साल में आपसे जरूर पूछेगा। फिर हम चलते हैं, अब देखिए ये क्या कह रहा है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। भारतीय पेटेंट अधिनियम, अब पेटेंट अधिनियम इसका मतलब आईपीआर से संबंधित क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ सिलेबस में देखिए कहीं लिखा है केवल समान विज्ञान लिखा है, अब इसका मतलब मेंस के सिलेबस में साफ साफ दिया है बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बताइए कि प्रीलिम मेंस का सिलेबस हमें पढ़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अब कई लोग आपको नहीं बताएंगे, मैंने ये चीज़ खुद अनुभव करी है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे नहीं कुछ भी लेकर के आपको यहाँ पर फालतू चर्चा के व्यू बढ़ाने के लिए मुझे आना है, ये सब चीज़ें बेकार की, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भारत में कोई बौद्धिक संपदा, यहाँ साफ साफ लिखा अपील बोर्ड नहीं है, इसका मतलब जब सिलेबस में दिया हुआ है तो आपसे अपेक्षा रखे कि इसको पढ़िए आप अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, अच्छे से पढ़ना है। विभिन्न देशों के अंतर्गत क्या है, भारत के आईपीआर जो रूल्स हैं, राइट्स हैं, वो विदेशों में क्या राइट्स हैं, इससे तुलना करके देखनी है, ठीक है। फिर क्या पादप, जो आप इंग्लिश में भी देखते रहे प्लांट्स, ये किसमें कोई पदार्थ है, पादप का मतलब आप समझ रहे हो ना, प्लांट्स है, ट्री है, इस तरह से कोई मतलब कि ट्री प्लांट से निकला हुआ पदार्थ है, ठीक है। किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। जैसे उस समय नीम को लेकर के काफ़ी चर्चा में चल रही थी कि जो हमारे यहाँ की नीम है विदेशों में जाकर के उसका पेटेंट करा लिया, और हमारे यहाँ की नीम जो पहले हम जो नुस्खे बताए जाते थे, पहले जो चरक संहिता वगैरह में लिखे हुए थे, ठीक है,
उनको जो है हमारे आयुर्वेद में इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान रखा जाता था। हमने कोई कहीं पर लिखे तो थे नहीं, ना हमने कहीं पेटेंट करा रखा था। अब क्या हुआ कि हमारी नीम को बाहर के देशों ने क्या किया, पेटेंट करा लिया। अब अगर हम कहीं बताते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना लगता है, कुछ लगता है, तो वो चीज़ें बड़ा विवाद का विषय चल रहा था। तभी यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछ लिए। तो ये कुछ लोग इसको इंडियन इकोनॉमी में रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आईपीआर है और यहाँ पर भी है, तो हम दोनों को मिला के पढ़ लेंगे, तो हमको वहाँ यहाँ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम चलते सीधे आगे। अभी देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्योंकि मुझे 2025 का क्वेश्चन भी लगाना था। ए सीरीज का 85 नंबर क्वेश्चन है। आप देखना इसको, बिल्कुल सिंपल देखिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है यूपीएससी कैसे, मैं आपको अभी तक जो चीज़ बता रहा था वही चीज़ का यहाँ पर साफ साफ नजर आएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक समताप मंडल में सल्फेट वायुविलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। अब देखिए पच्छाव मेघ ये क्या होते हैं, अब आपको अच्छे से पढ़ना है ये चीज़। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, कृत्रिम वर्षा क्या होती है, ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, वायुमंडलीय तापमान को कम करने के लिए। पच्छाव मेघ क्या होते हैं आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए यहीं पर उसी को देखो यूपीएससी ने दिमाग से इस ऑप्शन को, मैंने वही चीज़ आपसे बार बार बताता हूँ ना, इसलिए मैंने आज रख ही दिया। वैसे मैं नहीं रखना चाह रहा था, मैंने सोचा डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा, लेकिन अब मैंने इसको रख दिया। जैसे यहाँ कृत्रिम वर्षा ऑप्शन में दिया है। अब देखिए यूपीएससी ने क्या किया, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा, देखिए यहाँ रखा, कराने के तरीकों में किनका प्रयोग होता है। ठीक, अब कृत्रिम वर्षा बोल रहा है, तो कृत्रिम वर्षा के बारे में आपसे मैंने कहा था ना, इनके ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए कि क्या होता है। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता, उष्णकटिबंधीय के बारे में कई बार पूछ चुका है, तो इनके बारे में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जैसे आपने देखा, तो कृत्रिम वर्षा के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसके कारण होती है, कौन सा केमिकल डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया कि आपने 2019 का पेपर देखा और 25 का क्वेश्चन आपके हाथ में। तो इसीलिए यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को दोहराता है, थीम को दोहराता है, और जो पकड़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए जो कम पढ़ते हैं ये सब चीज़ों में रहते हैं कि ये चीज़ें हमको बार बार पढ़नी है, बेसिक चीज़ों को बार बार पढ़ना है, और इन चीज़ों को कर लेते हैं। और जो हम लोग क्या है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा वो क्या करता है, इसी सब इधर उधर यहाँ देखेगा, फिर दूसरे यूट्यूब में चला जाएगा, फिर तीसरे में चला जाएगा, बस भटकता रहता है। जो चीज़ यहाँ मेन चीज़ बताई जा रही है उसको नहीं देख रहा है। यहाँ पर कंटेंट आप बेहतर आपको मिल रहा है, बस आपको वो नहीं देख रहे हो, लेकिन खूब बहुचार करी जा रही है यूट्यूब में, खूब फ्री की चीज़ें दी जा रही हैं, कूड़ा कचरा दिया जा रहा है, वो आप खुद देखोगे। और यहाँ पर जो कंटेंट बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन हमारा संस्थान छोटा है तो आपको विश्वास नहीं होता। खैर, तो यहाँ कृत्रिम वर्षा दी हुई, यहाँ सिर्फ साफ साफ कृत्रिम वर्षा से सवाल बना दिया। मैं यही चीज़ कितनी बार बताता रहा हूँ। अब देखना 2026 में भी रिपीट करेगा कोई चीज़, मतलब ये क्वेश्चन भले ना रिपीट करे, लेकिन जो चीज़ रिपीट क्यों नहीं कर सकता, कर भी सकता है। तो यूपीएससी जैसे 2026 में बनाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये चीज़ आपसे बोली गई थी, आपने क्यों नहीं किया। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर के इसको देख लेना। ठीक है, ये चीज़ सिल्वर डायोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, फिर सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब ये क्या है आप अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, अब देखिए मनोरंजन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवर्धित वास्तविकता, यूपीएससी ने आपकी हेल्प करी, ऑगमेंटेड रियलिटी लिख दिया, में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। यूपीएससी ने बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी, बिल्कुल नया नया आया था उस समय। ये ऑगमेंटेड रियलिटी एक वर्चुअल रियलिटी है, वीआर है, एक एआर है। अब ये दोनों में अंतर आप देखो कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जब दोनों समझ में आए, यूपीएससी ने वही से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा। फिर क्या, आभासी वास्तविकता, ये देखिए वीआर लिखा, वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेश से प्रक्षेपित हो जाती हैं। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमत्ता का अनुभव कराता है। अब ये क्या है, इनके बारे में पढ़ो, यूपीएससी फिर दोबारा पूछ सकता है। बोला ना कि जैसे यहाँ ऑप्शन लिखा है, अब इसी को कथन बना करके ऊपर लिख देगा, एआर और वीआर को तुलना करने के लिए बोल सकता है। तो आपको इन दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप प्रश्न को फिर से कर लोगे। तो एआर वीआर के बारे में अच्छे से देखना जाकर के। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे करते जाओ दोस्तों, देखना आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप खुद मुझसे बोलोगे कि सर आपने बिल्कुल मेरा नजरिया ही बदल दिया। फिर क्या करें, निम्नलिखित कथनों में से ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सिंपल है, क्या है ये प्लाज्मा गैसीकरण, क्या है ताप अपघटन, क्या है, क्या दुर्लभ भूतत्व निष्कर्षण है, क्या ये प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल है, क्या अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्या है। अब इसके बारे में फिर से देख लो, ताप अपघटन कॉन्सेप्ट है, प्लाज्मा गैसीकरण ये क्या है। अब इनमें से देखो कि रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण है क्या, क्या है, मतलब किससे संबंधित ये शब्दावली पूछी गई। हाइड्रोजन, मैंने बोला ना कि यूपीएससी शब्दावली पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि ये पहली बार जो चीज़ आती है तो यूपीएससी आपसे पूछता कि आपने इसके बारे में जानकारी रखी कि नहीं रखी। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल है क्या, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी है क्या, उनसी प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो ये आपको देखना है।
अब मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर अपघटन लिखा है, प्लाज्मा गैसीकरण लिखा है, तो इसके किस चीज़ से हो सकता है। तो आप जब धीरे धीरे प्रश्न कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर, अब ये देखिए, अब इससे संबंधित पूछ लिया कि ये एक ऐसा सिंपल है, रोजमर्रा में आप देखते हो कि ये आजकल बहुत यूज होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान कराता है। इंटरनेट पर सूचनाएं सर्वर तक पहुंच करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। ठीक है, अब ये क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में आपको अच्छे से देखना है, ये क्या है, इसकी बेसिक चीज़ देखना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। जब आप देख लो, बहुत डीप नहीं जाना है, सिंपल देखना है। फिर कहीं पर अगर चर्चा हो जाती है इसकी तो आपको देखना है, यहीं पर बायोमेट्रिक देख लेना है कि वो क्या होता है। भाई अपराध जब होते हैं तो उसकी बायोमेट्रिक कराई जाती है, देखी जाती है। और वैसे भी आप आधार कार्ड में आप देखे होंगे कि आपका आइरिस, आंखों का जो है प्रमाणन किया जाता है, हाथों का लिया जाता है। तो ये बेसिक शब्दावली, ये बेसिक चीज़ें हैं, यूपीएससी पूछ सकता है। अभी SIR हो रहा था, उसको लेकर के यूपीएससी उसी के बेसिक से पूछ लेगा। अब कहीं पर जो है माइग्रेशन होता है, उसमें यूपीएससी ने कह दिया कि आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, मतलब आपको नागरिकता लेनी है तो उसमें आधार कार्ड प्रमाण नहीं है, उसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र है। तो इसके लिए बड़ा विवाद चलता है, तो फिर आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। यूपीएससी इसका जब आपने PYQ देखा होगा तभी आप पकड़ पाओगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल, अब इसको भूगोल में भी रख के आप देख सकते हो कि विलय का प्रक्षेपण के इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है। अब में देखो, हिग्स बोसन कणों का विज्ञान हुआ, गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ, मतलब ज्ञान हुआ, में पता चला। वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। इसने वैज्ञानिकों की विलक्षणता, सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। आपको पता है सिंगुलैरिटी से पिछली बार भी पूछ चुका है यूपीएससी प्रश्न। अब आपको दोबारा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप दोबारा ये फिर से पूछ सकता है। तो हिग्स बोसोन कणों के बारे में जान लो, यूपीएससी हो सकता है हिग्स बोसोन रख दे। फिर गुरुत्वीय तरंग क्या है, गुरुत्वीय तरंग के बारे में जान लो, बेसिक चीज़ें। वार्म होल क्या है, जैसे ब्लैक होल पूछा, जैसे वार्म होल दोबारा रख के पूछ सकता है। फिर विलक्षण सिंगुलैरिटी क्या है, मैंने आपको पिछली बार बताया भी था अच्छे से। तो ऐसे ही यूपीएससी प्रश्न बना के बार बार पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर क्या निम्नलिखित में से कौन भारत के सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के क्या कारण है। बहु औषध प्रतिरोध, अब ये क्या है, इसके सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेना। इसमें कुछ होगा कि मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस बताया हुआ है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऐसा कुछ होगा, MDR। कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती मतलब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन का होना। हिंदी देखिए, जब भी साइंस एंड टेक का करो तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखो। मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि इसमें इंग्लिश का जरूर लगाऊं। रोग के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। देखिए ये क्या होता है कि जैसे आपने एक रोग, आपको छोटा बुखार, मतलब नॉर्मल बुखार हुआ, आपने कोई दवा एंटीबायोटिक खा ली। ठीक, एंटीबायोटिक जैसे आपने उसको खाया, अब क्या हुआ कि आपने एक खुराक खा के पूरा कोर्स नहीं किया उसका, एक दवा एक टाइम या 2 टाइम खाई। ठीक है, आपने जैसे खाई, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया। तो जो आपके अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो था, वायरस था, उसने क्या कर लिया, उस दवाई के प्रति प्रतिरोध ले लिया। अब अगली बार जब आपको फीवर आएगा तो एक खुराक से काम नहीं चलेगा, या तो ज़्यादा डोज खाओ या तो उससे पावरफुल डोज लाओ। तो ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस बना लेते हैं बैक्टीरिया। तो इसके लिए एंटीबैक्टीरियल का डोज बढ़ाता है। जैसे टीबी के रोगों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, उसमें जो है आपकी डॉट्स की दवा चलती है। उसमें क्या होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, पहले 3 महीने खाओ। एक बार आपने 3 महीने का कोर्स पूरा कर लिया तो फिर दोबारा जल्दी नहीं होगा आपको। लेकिन आपने क्या किया, 3 महीने में 15 दिन खाया, छोड़ दिया। तो जो आपके टीबी के जो मतलब आपके अंदर, ईश्वर नगर है आपको हो, किसी के अंदर अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर टीबी के लक्षण है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया आपके अंदर बैठा हुआ है, आपने 3 महीने दवा नहीं खाई और 15 दिन खा के छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया जो वो और पावरफुल बन जाएगा। अर्थात वो जो 3 महीने में जो आपको डॉट्स की दवा दी जा रही थी उसके प्रति क्या बना लिया उसने, रेजिस्टेंस बना लिया। अब रेजिस्टेंस बना लिया तो अब क्या होगा कि दोबारा आपको 6 महीने कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने का भी कोर्स ठीक से नहीं किए तो फिर आपको 9 महीने का कोर्स करना जाएगा। 9 महीने का आपने ठीक से कोर्स नहीं किया तो इसके बाद फिर आपको मुश्किल है कि आपको कोई बचा पाए। ठीक है, तो इसलिए जब भी कभी दवा खाइए तो उसका पूरा कोर्स करिए और एंटीबैक्टीरियल दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, इनको जो है अच्छे से आप देखना। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी पूछ लेता है और एंटीबैक्टीरियल दवा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये चीज़ें यूपीएससी घुमा घुमा के पूछता है। जैसे एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है, ये एंटीबायोटिक्स आपसे पूछ सकता है दोबारा। तो आप बेसिक, अब आप देख ही रहे हो इनके बड़े दिक्कत होती है। आजकल जो लोग चिकन वगैरह नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी दिक्कत होता है कि क्या होता है कि जो जैसे कि मान लो कि चिकन है तो उसके अंतर्गत भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स के कुछ होते हैं जिनको उनको जो है रोगों से लड़ने के लिए मजबूत किया जाता है और उनकी जो है जल्दी जो है ग्रोथ करने के लिए भी डाला जाता है। तो वो भी क्या होता है, आप खाते रहते हो तो आपके अंदर वो उसके प्रति रेजिस्टेंस बनता चला जाता है। ठीक है, तो खैर वो अलग चीज़ है, आप देखना।
फिर क्या आता है, जैसे प्रायः समाचारों में आने वाला क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन क्या है। अभी क्या है, कैस9 लिखा हुआ है। अभी फिर से जो है ये चर्चा में, अप्रैल की मैगजीन आपको सर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, हो सकता है मैं ही पढ़ा दूँ बायोलॉजी की, मतलब बायोटेक सॉरी साइंस एंड टेक की। तो उसमें भी जो वुल्फ होते थे 13,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। अभी तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो क्या होते थे कि 3.5 फुट ऊंचे, मतलब 3.5 फुट आपकी लंबाई, उनकी लंबाई होती थी, और 6 फीट उनकी चौड़ाई, मतलब कि एक तरीके से भैंस के बराबर होता था। वो क्या है, 13,000 साल पहले क्या होता है, विलुप्त हो गए। अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, डी एक्सटेंशन के माध्यम से, डी एक्सटेंशन, अब इसमें समझ लेना है, इंग्लिश का मैंने हिंदी लिख दिया है। एक्सटेंशन के माध्यम से क्या किया, उनके जो पुराने जो है क्या होते थे, वुल्फ थे, उनके कान और दांत का डीएनए लेकर के उन्होंने फिर से बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसके कई सारे जो है नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आज आ जाएं, अगर फिर से वो पैदा हो जाएं तो वो क्या हो जाए, आज के समाज में उनको जो उस समय भाई परिस्थितियाँ वैसी थी, उनके अनुकूल थी, आज की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं होंगी, वो खाने के लिए हो सकता है आदमी खाने लगे तो इसलिए जो है वो उनके कई वैज्ञानिक उसका नुकसान भी बता रहे हैं कि ऐसे जानवर को अगर हम नई टेक्नोलॉजी के थ्रू ले आएंगे तो उससे क्या होगा, नुकसान है। तो कैस9 प्रोटीन के बारे में पूछता है, ये क्या होता है, आणविक कैंची होती है। ऐसे यूपीएससी ने क्रिस्पर कैस9 के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है सेम, तो ये यूपीएससी बार बार घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए आपको ये प्रोटीन के बारे में पूछना, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि जीन मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाई कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि ये लक्ष्य आधारित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है, ठीक है। रोगियों में रोगजन को ठीक ठीक पहचान करने के प्रयुक्त जैव संवेदक है। ये जीन 2 पादपों में पीड़कनाशी प्रतिरोधी बनाता है। आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाले एक शाकनाशी पदार्थ है। अब क्या है, अब आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है, जीन क्रिस्पर कैस9 के बारे में, ठीक। कैस9 और क्रिस्पर कैस9 दोनों को मिलाकर पूछना है ये क्या है। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, वियरेबल टेक्नोलॉजी, परिधेय प्रौद्योगिकी, अब हिंदी में लिखता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पादन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का अवस्था लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। अब ये क्या है, तो आपको अच्छे से समझना है। वियरेबल आपको पता है, कान में लगाने वाला होगा कुछ टेक्नोलॉजी है, तो ये कभी हम चर्चा करेंगे। बाकी आपको अच्छे से पढ़ना है कि वियरेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कर लोगे। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, यूपीएससी कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं हमेशा ऐसे ही पढ़ना, जो वहाँ जल्दबाजी में लोग गलती कर देते हैं। यकृत बी विषाणु, हेपेटाइटिस जो होता है ना, काफ़ी कुछ एचआईवी की तरह संरचित होता है। अब आपको एचआईवी अच्छे से देखना जाकर, एचआईवी रोग कौन से विषाणु के कारण होता है, जीवाणु होता है कि विषाणु होता है, बेसिक चीज़ें बिल्कुल पढ़नी है। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, हेपेटाइटिस सी क्या होता है, यहाँ पर लिखा है यकृत सी, मतलब कि यकृत सी का टीका, जबकि यकृत बी का टीका कोई टीका नहीं होता है। सार्वभौम रूप से यकृत बी और सी विषाणु में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होती है। जब आप अखबार पढ़ते हो तो इनके लेख आते हैं, वहीं पर ये छोटी छोटी चीज़ें दी हुई होती हैं। लेकिन अगर ये सवाल क्या होता है कि जैसे आप कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको छोड़ा भी जाता है, जैसे वहाँ 100 सवाल हैं तो जहाँ पर 15 सवाल आप छोड़ने की ताकत रखो कि जिनको हमको करना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत टफ होते हैं। यूपीएससी इसलिए देता है कि आप भ्रमित हो जाओ, डर जाओ, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको छोड़ना। कई सवाल इतने सरल होते हैं कि जिनको जो है ऐसे सवाल आपने कठिन वाले देखे तो जो सरल सवाल हैं उनको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ देखिए सर्वमनोरंजन यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से, अब देखिए बेसिक चीज़ पढ़ो, विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखते नहीं हैं, ठीक है। अब ये क्या है, विषाणुओं से फैलता है कि बैक्टीरिया से फैलता है, तुरंत आपको देखना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखनी है, ठीक। तो ऐसे ही आप देखोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।